नमस्कार दोस्तों। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यह वीडियो सबके लिए नहीं है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए और इसी जवाब से तय हो जाएगा कि यह वीडियो आपके लिए है या नहीं। ठीक है? सवाल क्या है? देखिए, दो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। मान लीजिए ये जो पहला व्यक्ति है, इसके पास अपनी पढ़ाई को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। इसका मानना है कि जब जो मर्जी में आए पढ़ लो, कोई चीज़ अभी टाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये भी लगभग ऐसा ही है। इसका भी मन करता है कि यार शेड्यूल से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्री स्टाइल में पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन ये अपने आप को अनुशासित करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास एक फ्रेमवर्क है, इसके पास एक रफ प्लानिंग है, उसमें ये संशोधन करते हुए खुद को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। आपको बताना है कि इन दोनों में से किसके सफल होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि पहले व्यक्ति के सफल होने की संभावना ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि यह वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। आपको आगे नहीं देखना चाहिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस दूसरे व्यक्ति के सफल होने की ज़्यादा संभावना है, तो यह वीडियो आपके लिए है, आपके लिए ही है। और मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि इस वीडियो के हर सेकंड पर जो बात कही जा रही है उसे गंभीरता से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी तैयारी की दिशा मोड़ सकती है। इसीलिए अगर आप इस ऑप्शन को चुन रहे हैं, दूसरे ऑप्शन को, तो ये वीडियो आपके लिए है। और पूरी गंभीरता से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद से आप फिर से सफल होने के बाद आएंगे और कहेंगे कि सर आपने बहुत ही कमाल की बात बताई थी। ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। यूपीएससी 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो लगभग 9 महीने का समय बचा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बचे हुए समय में 9 महीनों में आप किस तरह से अपनी तैयारी करें कि इस बार 100% आप सफल हो जाएं। इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में बांटे हैं। पहले जो 3 ये सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये समय के आधार पर है। बाकी एक वार्निंग है जिसे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इन सब पे काम किया लेकिन इस पर काम नहीं किया, इसे ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर सेकेंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, पहले 3 महीने आपको क्या करने हैं, बीच के 3 महीने क्या करने हैं और आखिरी के 3 महीने आपको क्या करना है, उसके बाद से इसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआती 3 महीने यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस बीच आपको क्या कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या क्या कवर कर लिया है। हो सकता है कि आप पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टेप आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसे स्किप नहीं करना। ठीक है ना? जिन्होंने शुरुआत की है उनको तो इस पर ध्यान देना ही है। ध्यान से समझिए। इन 3 महीनों में आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कोर है उसे कवर करिए। इस कोर का मतलब समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल से अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं पहले से तो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कोर का मतलब होता है कि वो टॉपिक्स, वो सेक्शंस जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? यानी कि जीएस के हर विषय के वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न आते ही हैं, उन्हें आप इस 3 महीने में कवर करिए। और यहाँ जीएस के सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं हो रही है, इसमें मेंस को भी शामिल करिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस देने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता और अभी आपके पास मौका है, आप मेंस की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, अभी समझिए, बैकग्राउंड जानिए, कंसेप्ट्स को समझिए और अपना बेसिक मजबूत करिए। इसके साथ साथ आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे अपना विषय पूरा कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, बता ही देता हूं, वैसे आप जानते हैं फिर भी, कि ये जो चीज़ें हैं इनको आसान कैसे किया जा सकता है। मैंने आपके लिए उपाय बताया है। क्या उपाय है? लगातार मैं 4 सालों से आपको टॉप 300 पढ़ा रहा हूँ
और हर साल ये हमारा रिकॉर्ड है, यही तो IAS PCS मास्टर की पहचान है, हर साल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। यानी कि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ लिया ना, प्रीलिम्स आपका निकल ही गया। बहुत सारे दोस्त निकाल रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है और इस बात पे गर्व होता है। हालांकि इस बात में मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, कोई घुट्टी नहीं है कि हमने पिला दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक आप अपना क्लियर करिए, टॉप 300 आप पढ़िए, आराम से निकलेगा, ठीक। लेकिन ये 2 पॉइंट्स आपने समझ लिए, अभी आगे बढ़ी और भी चीज़ें समझनी बाकी हैं। करंट अफेयर की जो सीरीज़ आप भी जो भी कवर कर रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, इसकी नोट बनाना शुरू करिए। करंट अफेयर में मैगजीन्स आप लेते होंगे, हमारी नोट आपके पास होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी नोट नहीं है आपके पास तो आपको नोट बनानी चाहिए, और नोट संक्षिप्त में होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में नोट होनी चाहिए। दुनिया भर की कहानी आप लिखेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये पोथी इकट्ठी हो गई है, इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए करंट अफेयर की नोट बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त में रहे। साथ ही साथ आप अभी से कम 50 MCQ की प्रैक्टिस रोज़ करिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अब टेस्ट लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। कहाँ से देंगे? दिमाग उस लेवल पर आपका डेवलप नहीं हुआ है, उस तरह की हैबिट है नहीं, आप वैसे सोच पा नहीं रहे हैं, कहाँ से हो जाएगा? इसकी शुरुआत थोड़े थोड़े लेवल पे होती है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कम से कम एक प्रश्न लिखने की आदत डालिए। अगर आपने 0 से शुरू किया है कोई बात नहीं, मेंस के लिए एक कहानी लिख दीजिए डेली। कुछ भी लिखने की आदत, रोज़ 1 या 2 पेज लिखने की आदत डालिए और 50 से 70 MCQ रोज़ प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये 3 महीने आपने कर लिया, आपका बेस मजबूत हो गया। आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नोट आप कैसे ले पाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन का आधार है आपके। जब ये 3 महीने आप पूरा कर लेते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पिछले 10 साल के PYQ सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपने पहले भी किया हो, कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करिए। आपका मन कहेगा कि यार देखो इस प्रश्न का उत्तर मुझे पहले से पता है, देखते ही समझ में आ जाता है, क्यों बार बार दिमाग लगाना। दिमाग को कहिए भाई थोड़ा शांत रहो। PYQ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने उत्तर देख लिया और पता चल गया, नहीं। UPSC में PYQ का मतलब होता है कि आप इसी के माध्यम से उन टॉपिक्स को पहचान पाते हैं जो रिपीट होते हैं। आप इसी के माध्यम से वो तरीके जान पाते हैं जो UPSC आजमाती है हर साल अलग अलग तरीके से। इसी के माध्यम से आप जानते हैं कि कम टाइम में कहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपना के हम सफल हो सकते हैं, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसी से आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से माइनस मार्किंग होती है, उनसे कैसे सुधार हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग का जो आप टेस्ट देते हैं 99% कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज़ है वो UPSC के पैटर्न से मैच ही नहीं करता। वो अपने ही दुनिया में मस्त हैं कि आओ दम है तो हमारा टेस्ट हल करके दिखाओ। एक से एक कंपटीशन चल रहा है कि इतना कठिन बना देंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। UPSC ये खिलवाड़ नहीं करती, वो कठिन प्रश्न भी देती है, वन लाइनर भी देती है, कंसेप्चुअल भी, फैक्चुअल भी, हर तरह के प्रश्न। वो मिक्सचर आप कैसे समझेंगे जब आप PYQ देखेंगे। साथ ही साथ अब आपके पास दिसंबर से फरवरी के आसपास तक आपके पास पर्याप्त करंट अफेयर हो चुका रहेगा। आप उसे रिवाइज भी कर रहे होंगे और भी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। अभी 3 महीना और है ना। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, जब आप करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ें तो देखें कि स्टैटिक से इसका क्या संबंध है। जब मैं सबूत दिखाता हूं तो बार बार कहता हूं कि देखिए, देखने में लग रहा है कि ये इतिहास का प्रश्न है भी इतिहास का प्रश्न। देखने में लग रहा है कि ये भूगोल से पूछा है, हमारी किताब में ऐसा है, हमारी नोट में ऐसा है, तो ये तो स्टैटिक है। लेकिन यही प्रश्न क्यों पूछा गया? सोचिए ज़रा, इतिहास से अगर 15 प्रश्न आ रहे हैं, क्यों वही 15 टॉपिक्स उठाए गए? कभी आपने सोचा इस एंगल से? जब आप इस तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि कायदे से हर स्टैटिक क्वेश्चन अपने आप में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि लगभग 70 से 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जो भले ही किसी भी कैटेगरी में रख दिए जाएं, वो करंट से ही प्रभावित होते हैं, उन्हीं से जुड़े होते हैं। तो ये लिंक करना सीखिए, सोचना शुरू करिए कि ये करंट का टॉपिक मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका स्टैटिक के किस विषय के किस टॉपिक से संबंध है। जब वो आप सीख जाते हैं तब चमत्कार होता है, तब आपके अंदर वो नज़र डेवलप होती है जो उन चीज़ों को बिटवीन द लाइन देख पाती है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इसका फ़ायदा आपको हर लेवल पे होगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। इसके बाद अब रिवीजन के साथ साथ आंसर की जो एलिमिनेशन टेक्निक है
उसे अब थोड़ा और मजबूत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। और ये कैसे करेंगे, हर हफ्ते अब आप एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। हर हफ्ते आप ऐसे बैठिए कि आज आपका एग्ज़ाम है, संडे को आप समय से जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उस समय बैठिए, फर्स्ट पेपर दीजिए, बीच में गैप लीजिए, सीसैट का पेपर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए हर हफ्ते। ये हर हफ्ते होना चाहिए। 3 महीना आप ये करिए, फिर देखिए कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस किस लेवल तक पहुंचता है। जिनकी पढ़ाई बिखरी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उनका यही चलता है। इस समय तक ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इस समय तक आप मेंस को भी साथ में लेकर चलें। यानी कि पीवाईक्यू मैं कह रहा हूँ तो मेंस का भी पीवाईक्यू देखिए। स्टैटिक का लिंक करना है, आप जानते हैं मेंस में करंट अफेयर से ज़्यादा सीधे क्वेश्चंस आते हैं और लिंकेज तो रहता ही है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे काम आएगा। ये प्रीलिम्स के लिए है। फुल लेंथ टेस्ट आप दे रहे हैं, फिलहाल प्रीलिम्स का ही दीजिए, मेंस की आंसर राइटिंग आप साइड बाय साइड करते रह सकते हैं। इसके बाद सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी के 3 महीने, इसी में तय हो जाता है कि कौन फेल होगा कौन पास होगा। इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि एग्ज़ाम के दिन पता चलता है कि किसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या रिजल्ट के दिन पता चलता है, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम से पहले ही समझ में आ जाता है, और हर फेल होने वाले व्यक्ति को, हर पास होने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है। वो अलग बात है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहा है कि इस बार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, लेकिन अंदर से अगर डरा हुआ है, अंदर से उसको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो हकीकत यही है कि उसे पता है कि वो फेल हो चुका है, बस रिजल्ट आना बाकी है। इस 3 महीने में आप अपने अंदर की फीलिंग बदलते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक मजबूत आधार देते हैं कि बस हवा हवाई बातें नहीं हो रही, हमने पढ़ाई की है, तब हमें महसूस हो रहा है कि इस बार तो हमारा हो जाएगा। क्या करना है, आपके पास जो नोट्स हैं टॉप 300 की नोट है, वैसे यहाँ पे मैंने 3-4 बार लिखा है, लेकिन कायदे से आप देखेंगे तो इतनी खूबसूरत नोट है, इतनी संक्षिप्त में है कि कम से कम 20-30 बार आप रिवाइज कर सकते हैं इन 3 महीनों में। खूब रिवीजन करिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी आंसर तक पहुँचेंगे। और जो प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं, जो आपने पढ़ा ही नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हर साल जिनके बारे में किसी ने कुछ खास पढ़ा नहीं था। उनके बारे में सोचने का, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करने का टाइम मिलेगा। अगर आप आसान प्रश्नों में, पढ़े हुए प्रश्नों में ही दिमाग लगाने लग जाए, उसी में समय आपका निकल जाए, तो जो कठिन प्रश्न है उनके लिए कहाँ टाइम बचेगा। उसका हथियार आपके पास पहले ही होता है कि आप बार बार रिवाइज करें। अब इन 3 महीनों में कोशिश करिए कि 25-30 फुल लेंथ टेस्ट आप लगा लीजिए। हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, बहुत सारी टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। हालांकि मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें बताया कि फ्री में टेस्ट सीरीज़ आप कहाँ से ले सकते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स की। तो मैं उसका लिंक हो सकता है कि दे दूं आपको, लेकिन आप सर्च करेंगे ना, स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी। तो आप इस महीने खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी आदत बन जाएगी परीक्षा देने की। कुछ लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, हमें सब आता है, क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ जाते हैं, तो हम क्या ही प्रैक्टिस करें, इससे बढ़िया रिवीजन ना कर लें। इस भ्रम में मत रहिए। रिवीजन का अपना महत्व ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिस, उसका मतलब प्रैक्टिस का स्थान रिवीजन नहीं ले सकता। दोनों अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक चीज़, असली खिलाड़ी जिसको हम इग्नोर करते हैं, इस 3 महीने में, आखिरी के 3 महीने में सीसेट को कम से कम आधे घंटे आप रोज़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन आधे घंटे से 1 घंटे एवरेज आप हर दिन, ध्यान रखिए, हर दिन आप सीसेट पे देंगे। किसी दिन कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लिया, किसी दिन रीजनिंग देख लिया, किसी दिन मैथ्स के क्वेश्चंस देख लिए, किसी दिन पीवाईक्यू लगा लिया। शुरुआत आप पीवाईक्यू से करिए, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सीसेट के नाम पे आपको एसएससी लेवल का मैथ और रीजनिंग पढ़ा दिया जाता है, समझ में नहीं आता। यूपीएससी का जब आप पैराग्राफ देखेंगे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको किधर जाना है। टॉपिक सेम है, लेकिन यूपीएससी कुछ और पूछ रही है, कैसे जानेंगे, जब पीवाईक्यू देखेंगे तब। तो आप हर दिन सीसेट पे ध्यान दीजिए। आप देखिए, जो आपके पास करंट अफेयर है, अब उसे इकट्ठा करने का समय है। वैसे आपने नोट बनाई है, अब इनको एक साथ लेके पूरा पूरा रिवाइज करिए। उसके पहले अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब 1 साल का करंट अफेयर आप इकट्ठा करिए। हम तो आपको टॉप 300 दे ही रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं, तो वहाँ से है तो बढ़िया है, या फिर कहीं और से भी आप पढ़ रहे हैं, एक मैगजीन आपके पास होनी चाहिए ताकि कोई चीज़ छूटे ना। तो उसे आप अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में एक साथ कंसोलिडेट करिए, उसे संक्षिप्त में लिखिए और उसे पढ़िए। अब इधर उधर नहीं भागना। बाकी जो प्रैक्टिस चल रही थी,
इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको टाइम बाउंड बनाइए, अलार्म लगा के बैठिए। 2 घंटे हो गए, बात ख़त्म हो गई। कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उससे मतलब नहीं है। और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम 1 घंटे में सॉल्व करके उठ जाएंगे, नहीं। आप प्रॉपर 2 घंटे का समय लीजिए। अगर आपने 1.5 घंटे में ही प्रश्न सॉल्व कर दिया है, बैठिए, सोचिए, अभी भी मौका है। आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत कर रहे हो, किसी पे आपने जल्दबाजी की है, पढ़िए। 2 घंटे से पहले ना उठना है ना उसके बाद समय देना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कि आप कितना बेहतर होते हैं। अब ये काम आपने कर लिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से सारी प्लानिंग, सारी पढ़ाई चौपट हो जाती है। क्या है? कई बार हम सोर्स बदलने लगते हैं। एक किताब पढ़े, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, आप दूसरी किताब लेके आ रहे हैं। 3 महीने बाद कुछ और पढ़ रहे हैं। एक मैगजीन पढ़ रहे थे, 3 महीने पढ़े, अब नहीं समझ में आ रहा, किसी ने कह दिया कि ये मैगजीन बहुत अच्छी है, उसमें लग गए। बार बार आप सोर्स बदलेंगे तो आपका फोकस बार बार भटकेगा। और हर बार ध्यान रखिएगा, हर बार जब भी अपना सोर्स आप बदलते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, आप अपने डर को बढ़ाते हैं, आप उस आधार को तोड़ देते हैं जो अभी तक आपने बनाया था। सब कुछ बर्बाद करके फिर नए सिरे से आप शुरू करते हैं। यही खेल चलता रहेगा तो एग्ज़ाम तक कभी आपको नहीं लगेगा कि आपने कोई पढ़ाई की है। इसीलिए बार बार सोर्स मत बदलिए। आप जैसे मान लीजिए आपने टॉप 300 ले लिया, बस हो गया। टॉप 300 ले लिया मतलब आप अपने आप पर पूरा यकीन कर सकते हैं कि बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। बाकी जो अगर बेसिक कमज़ोर है तो एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ लेंगे, लेकिन इसे नहीं छोड़ना। तब जाके अच्छी तैयारी होती है। मान लेते हैं कि इससे पहले आपने कोई किताब पढ़ी है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो उससे भी चूँकि पढ़ा है पहले से, तो उससे भी बीच बीच में देखते रहिए ताकि टॉप 300 से कोई एक पॉइंट उसी टॉपिक में कुछ नया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नई नॉलेज हो गई। लेकिन इसको आप आधार बना के चलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है कि करंट अफेयर पे कुछ लोग ज़्यादा जैसे ही एग्ज़ाम करीब आता है तब ज़्यादा समस्या आती है कि साल भर करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिए, अब ओवर फोकस करने लगे करंट अफेयर पे, और इसकी वजह से स्टैटिक बोलने लगता है। अब फिर लगता है कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि करंट अफेयर पे जब पूरा फोकस करेंगे तो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स, और अंदर से महसूस होगा कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जितना पढ़ेंगे उतना लगेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया, और साथ ही साथ ये भी दिखेगा कि स्टैटिक तो छूट ही रहा है, भूल ही रहा है। तो ना करंट तैयार हुआ, ना स्टैटिक तैयार हुआ, समय पूरा चला गया, मेहनत पूरी चली गई, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इसीलिए मैं तो साफ साफ कहता हूँ, करंट अफेयर में भी टॉप 300 आपने तैयार किया, एनफ है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे का आप करते चलें। इसीलिए मैंने कहा कि इस 9 महीने में आप करंट की भी अपनी नोट साथ में बनाते चलें। मैगजीन वगैरह है तो वहाँ से करते चलें, वरना सबसे प्राथमिकता में तो टॉप 300 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं, सीधे मैं हर बार जब सबूत दिखाता हूँ वही चीज़ें, वही लाइनें आपको मिल जाती हैं एग्ज़ाम में। और ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई परिचय में बैठा हुआ है, पिछले 30 सालों का विश्लेषण किया गया है। हर साल मैं नए पैटर्न को समझा रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में यूपीएससी जा रही है, तो समझ में आ जाता है कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर ओवर फोकस नहीं करना, इसके साथ आपको स्टैटिक भी लेके चलना है। मैंने पहले ही बताया है कि स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को लिंक भी करते चलिए। ठीक है, और सी सेट, कुछ लोगों को पता है कि सी सेट अभी नहीं तैयार है, फिर भी मन में एक बात आती है कि यार ये तो क्वालिफाइंग है ना, मतलब ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कट ऑफ तो जीएस के आधार पे होगा। इस चक्कर में उसको लास्ट में रखते हैं कि लास्ट में 2 महीना पढ़ेंगे, निकाल लेंगे, मज़ा आ जाएगा। शुरू शुरू में मैंने भी ये गलती की थी, इसीलिए मैं इसीलिए मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला। शुरुआत में मुझे लगता था कि यार मुझे तो आता है, नहीं निकला। क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होता है तब सीसैट के लिए भले ही आपने समय सोचा था, लेकिन बाकी चीज़ें छोड़ के सीसैट पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि आज सीसैट पढ़ रहे हैं, फिर ये सब छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो फिर हो गया काम, नहीं होता। इसीलिए आप सीसैट को अंत में मत रखिए कि लास्ट में पढ़ेंगे। अभी से मैंने कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, और लास्ट में जब जो लास्ट वाला 3 महीना है उसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब आप आराम से सीसैट निकाल लेंगे। कोई उतना बड़ा तोप नहीं है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम शुरू से ही इसे छोड़ते जाते हैं। अब बात करते हैं टॉप 300 की, जो आपकी तैयारी को बिल्कुल भी आसान बना देगा, इतना आसान बना देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्या करना है, देखिए, ये है हमारा ऐप स्टडी विद मास्टर। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट जाइए वहाँ से आप नोट ले लीजिए, या फिर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नोट लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं,
तो उसका भी बहुत ही आसान रास्ता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जा रही है, आपको जिसमें सुविधा लगे आप पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हर विषय की एक हिंदी में एक इंग्लिश में नोट दी जाएगी, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसे पढ़ सकते हैं। आप समय बर्बाद मत करिए। समय आपको लग सकता है कि 9 महीने बचे हैं, लेकिन है नहीं। अभी देखिए, आप महसूस करिए कि अभी नया साल आपने मनाया था, कितने महीने निकल गए, अब वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो समय निकलते पता नहीं चलता। इसीलिए आप जल्दी से नोट लीजिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आप कितनी आसानी से सफल होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।